ठीक है। तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ स्टीरियो आइसोमर। ठीक है, हमारे पास दो क्लासिफिकेशन थे, एक थे कॉन्फिगरेशनल, राइट, और एक थे कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, कॉन्फिगरेशनल में हम लोग क्या पढ़े थे? कॉन्फिगरेशनल में हम लोग देखे ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखे थे और ऑप्टिकल आइसोमर देखे थे, यस और नो? ये कॉन्फिगरेशनल आइसोमर थे। ठीक है ना, ये हम लोग डिटेल में देख चुके हैं। अभी जो है ये स्टीरियो का ही टाइप था ना, ये स्टीरियो ही है। ठीक है, ये आपके स्टीरियो आइसोमर के ही टाइप है, कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल। तो ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल जो था वो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर थे। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस इसमें क्या है कॉन्फिगरेशनल एंड कॉन्फॉर्मेशनल में? कॉन्फिगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशनल, इन दोनों में एक ही बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या था? रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन था, यस और नो? ऐसा हम लोग केस भी देखे थे, ये डबल बॉन्ड यहाँ रोटेट नहीं कर सकते। ठीक है ना, ये फॉर्म जो है इसमें अपने आप तो कन्वर्ट नहीं होगा रूम टेम्परेचर पे, बोलो। ट्रांस इसमें या सिस ट्रांस में अपने आप तो कन्वर्ट नहीं हो सकता ना। नहीं। तो इसको बोलते हैं नॉन इंटर कन्वर्टिबल। ठीक है, ये अपने आप रूम टेम्परेचर में कन्वर्ट नहीं होता। इनफैक्ट ऑप्टिकल आइसोमर में भी, ठीक है, लैक्टिक एसिड का जो मिरर इमेज था उसमें किसी भी टाइप का, किसी भी तरह से हम सुपर इम्पोज कराना चाह रहे थे तो वो कन्वर्ट नहीं हो रहा था, हमें ग्रुप चेंज करना पड़ेगा तभी होगा। ठीक है ना, तो किसी भी टाइप की रोटेशन से, इफ यू सी एग्जांपल ऑफ एनी ऑप्टिकल आइसोमर आल्सो, किसी भी तरह से आप इसको कोई भी रोटेशन करा लें, कितना भी रोटेट करा लें, इसके मिरर इमेज में ये कन्वर्ट तो नहीं होगा। अपने आप रूम टेम्परेचर पे ये आपको ये ग्रुप ही चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना, बोलो। तो ये एक दूसरे आपस में कन्वर्ट नहीं होते। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन इंटर कन्वर्टिबल। बट जो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर होते हैं ना वो रूम टेम्परेचर पे ही, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे इतना एनर्जी मिल जाती है, और चूंकि ये फ्री टू रोटेशन है, ठीक है ना, ये आपका लेट्स से अगर ये ए है और ये बी है, तो मैं आपको रोटेशन समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, हालांकि इसको 3D में देखेंगे। ठीक है, अभी बस आप ये समझ लो कि ए है, यहाँ सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन हुआ और बी लेट से यहाँ आ गया, ये रूम टेम्परेचर पे हो जाता है। तो ये जो ए है बेटा, ये फर्स्ट जो कंपाउंड है वो सेकंड में, इमेजिनरी कोई कंपाउंड ले लिया, ठीक है, वो ए और बी जो है ना इजिली कन्वर्ट हो जाता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है ना, इस सिंगल बॉन्ड में इतना रोटेशन होता है, रूम टेम्परेचर पे ही उतनी एनर्जी मिल जाती है, इसको रोटेशनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है ना, उतना एनर्जी मिल जाती है। हम लोग एनर्जी के बारे में भी बात करेंगे, कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी के बारे में भी आगे चल के हम लोग बात करेंगे। लेकिन फर्स्ट से सेकंड जो है ना इजिली कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटर कन्वर्टिबल। क्लियर है? ये फर्स्ट सेकंड में इजिली क्या है? इंटर
कन्वर्टिबल आइसोमर है ये, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होगा, इसलिए डेफिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो डेफिनेशन ये कह सकते हैं कि डिफरेंट, क्योंकि ये स्टीरियो आइसोमर है, ठीक है ना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट 3D में बात करेंगे, 3D अरेंजमेंट, डिफरेंट 3D अरेंजमेंट ऑफ एटम और ग्रुप of a compound which are interconvertible, compound which are interconvertible into each other, एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगा एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, बाय रोटेशन, बाय सिग्मा बॉन्ड रोटेशन। कॉन्फ़िगरेशनल में क्या था बेटा, ये डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था, ठीक है ना, तो डबल बॉन्ड के कारण क्या हो रहा है, रोटेशन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये क्या है, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है, ज्योमेट्रिकल में हम लोग पढ़ चुके हैं इसको, यस और नो बेटा, ये डेफिनेशन क्लियर है, बाय रोटेशन आर कॉल्ड एज, बेटा तुम लोग को आवाज आ रही है हमारी, यस सर, यस बाय सिग्मा बॉन्ड रोटेशन कॉल्ड एज, रिस्पॉन्ड करना है तभी पता चलेगा कि आवाज आ रही है कि नहीं, ठीक है ना, ठीक है, यस सर, यस सर, कॉन्फर्मेशन क्लियर हो गया, ये है आपका कॉन्फर्मेशन। इसलिए इसको रोटेशनल आइसोमर भी बोलते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, रोटेशनल, ठीक है ना, रोटेशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर भी बोल सकते हैं, ठीक है, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ठीक है। अब इसमें ना बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे, ठीक है ना, ये जो इस बॉन्ड में ना इतना रोटेशन हो रहा है कि इतने ज्यादा इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ 2 कॉन्फॉर्मेशन को आपको दिखाया, फर्स्ट एंड सेकंड को, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनेंगे, कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे सपोज 180 डिग्री से मैंने रोटेट किया, ठीक है, तो एक दूसरे के ये क्या आ गए, अभी ये एक दूसरे के आमने सामने थे, अभी 180 से रोटेट होके ये यहाँ आ गया, ठीक है ना, ये यहाँ पे एंगल क्या था, अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ 0 डिग्री था, और यहाँ पे एंगल कितना हो गया, 180 हो गया, तो इसके बीच में तो बहुत सारे एंगल होंगे ना, 1 डिग्री से रोटेट कर सकता हूँ, 2 डिग्री से रोटेट कर सकता हूँ, समझ रहे हो, रोटेशन 3 डिग्री से रोटेट हो सकता है, 1.5 डिग्री से, मतलब किसी भी एंगल से रोटेट हो सकता है, तो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनेंगे, कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे, उसमें हमने 2 कॉन्फॉर्मेशन को बताया, एक 0 पे और एक 180 पे, तो इसमें जो बेटा स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन होते हैं ना, वही क्या होते हैं, वही मैं डिफरेंशियल लिखा रहा था कि स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन, स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड एज कॉन्फॉर्मर या फिर रोटामर्स या फिर कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर,
ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. डेफिनेशन, दोनों डेफिनेशन क्लियर है सबको? मुझे बताओ, दोनों डेफिनेशन क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, ओके। चलो, तो कॉन्फॉर्मेशन तो, अच्छा, इस कॉन्फॉर्मेशन को हम लोग वी कांट सेपरेट दीज आइसोमर, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। यहाँ पे सिस और ट्रांस जो था ना, ये सेपरेबल था, ठीक है। यहाँ पे सिस और जो ट्रांस था वो क्या था, सेपरेबल था। रूम टेम्परेचर पे सिस भी एग्जिस्ट करता है और ट्रांस भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना। लेकिन इनको इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो कन्फर्मेशन कैन नॉट बी सेपरेट। इसमें एक लाइन और लिख लेते हैं, क्या, वी कैन नॉट सेपरेट दीज आइसोमर, ठीक है। इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। अब देखो, यहाँ पे भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर में भी हमें क्या यूज करना पड़ेगा, इस आइसोमर में भी हमें कुछ 3D रिप्रेजेंटेशन को यूज करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या, यहाँ पे हम लोग दो रिप्रेजेंटेशन को मेनली यूज करने वाले हैं, फिशर को हम लोग यूज नहीं करने वाले हैं, ठीक है ना। फिशर को यहाँ पे यूज नहीं करने वाले हैं। तो एक होगा न्यूमान प्रोजेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे भी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इन 3D, ठीक है ना। मॉलिक्यूल को 3D में रिप्रेजेंट करेंगे तभी हमें स्पेशियल, क्योंकि ये जो आइसोमर है, कौन सा आइसोमर है, स्टीरियो का मतलब क्या, स्पेस आइसोमर है ये। तो स्पेशियल, ठीक है ना, 3D रिप्रेजेंटेशन में ही हम इजिली देख पाएंगे कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम ही होंगे दोनों आइसोमर के। जो भी चेंजेस दिखेंगे वो 3D में, स्टीरियो में, स्पेशियल अरेंजमेंट में चेंजेस दिखने वाले हैं। स्ट्रक्चर वाइज दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। तो देखो, न्यूमान जो प्रोजेक्शन है ना, इसके जो कन्वेंशन है वो कन्वेंशन कुछ ऐसा है, जैसे अभी जो मैंने मॉलिक्यूल आपको 2D में लिखा था, ठीक है ना, ये ए और ये बी लिखा था ना, इसी के रोटेशन से, ठीक है ना, इसी के रोटेशन से क्या बन गया था, दो मॉलिक्यूल बन गए थे। ये ए यहीं रहा, लेट से इसको 180 से हमने रोटेट कर दिया, ठीक है ना, 180 डिग्री से इसको रोटेट कर दिया। तो यहाँ पे ये कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, ये बी जो है यहाँ से अब कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, ठीक है, आफ्टर रोटेशन। तो ये किस में लिखा है बेटा, 2D में लिखा हुआ है। अब अगर इसी चीज को हमें 3D में रिप्रेजेंट करना होगा, तो न्यूमान प्रोजेक्शन ने क्या किया, न्यूमान ने बोला कि जो हमारा ये C1 कार्बन है और ये जो C2 कार्बन है, उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे, C1 को पॉइंट से, ठीक है ना, C1 को रिप्रेजेंट किससे किया गया, एक पॉइंट से, ठीक है। C1 को किससे रिप्रेजेंट किया गया, एक पॉइंट से, ठीक है। और उसके ऊपर ए लगा हुआ है और ये दो बॉन्ड होंगे, ये वाले, ठीक है। लेट से अगर ये हाइड्रोजन है, ठीक है ना, तो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, क्लियर है। अब ये जो C2 है, C2 को सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है ना, C2 को किससे रिप्रेजेंट किया गया, सर्कल से। ये उनका रिप्रेजेंटेशन था न्यूमान का।
लिख देता हूं मैं, C2 को किससे रिप्रेजेंट किया गया, एक सर्कल से, ठीक है। अब देखो C2 में भी A के पीछे B होगा, ठीक है, और अगर लेट से ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है तो ये भी वो हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे छुपा होगा। आप इसको रिप्रेजेंटेशन एजम्पशन में बेटा ऐसा कर सकते हो, ये जो पॉइंट है ना, ठीक है, ये जो पॉइंट है वो आपके सामने है, ठीक है ना, स्क्रीन के सामने है, ठीक है, टुवार्ड्स यू, और जो सर्कल है वो बिहाइंड यू, ये अपना जो स्क्रीन है उसके पीछे है। तो एग्जैक्टली ए के पीछे बी छुपा हुआ है। आपको सामने से क्या दिखेगा, ए दिखेगा ऊपर, और हाइड्रोजन नीचे दिखेगा 120 पे। क्या ऐसा रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आपको सामने से ऐसा रिप्रेजेंट करना है, ये वाला। बताओ ये रिप्रेजेंटेशन एज्यूम कर पा रहे हो क्या, क्योंकि 3D में आपको देखना है इसको। यस सर। अच्छा, ये सामने आपके, ठीक है ना, इसके जस्ट पीछे उसकी रिप्रेजेंटेशन को सर्कल से दिखा गया, ठीक है ना, वहां उसके पीछे कौन है, बी, मतलब बी आपको दिख नहीं रहा, ठीक है ना, आपको क्या दिख रहा होगा, सिर्फ ए दिख रहा होगा सामने से, ठीक है, मतलब हमारे अपोजिट जो कोई होगा उसको बी दिख रहा होगा, ए नहीं दिख रहा होगा। क्या ऐसा रिप्रेजेंटेशन एज्यूम कर पा रहे हो ना। 3D में अगर ये फिजिकल क्लासरूम होता तो इसमें मैं मॉडल दिखाता, बट मॉडल से आपका कोई फायदा नहीं होगा। एग्जाम में तो इसी पेन पेपर पे एग्जाम देने हैं ना, तो 3D मॉडल सिर्फ आपको फील लेने के लिए है कि 3D में कैसा कौन सा मॉलिक्यूल किधर है, ठीक है, बट एज पर रिप्रेजेंटेशन इज कंसर्न मॉलिक्यूल को ऐसा दिखाया जाएगा। इसमें बेटा फायदा क्या है पता है, इस रिप्रेजेंटेशन में फायदा ये होगा कि इसमें एक एक डिग्री का रोटेशन पता चल जाएगा हमें, ठीक है ना। जैसे ये 2D में आमने सामने है, यहाँ पे ये 2D में यहाँ आमने सामने है और यहाँ पे एक दूसरे के पीछे है, तो यहाँ पे हम एक, यहाँ पे जो फाई है, ठीक है ना, जो एंगल है, ठीक है, इसको डाईहेड्रल एंगल बोलते हैं, ठीक है, फाई को क्या बोलते हैं, डाईहेड्रल एंगल, डाईहेड्रल, दो एडजेसेंट के बीच के एंगल, डाईहेड्रल एंगल, फाई का यहाँ पे 0 डिग्री है। इसको हम रोटेट अगर करें, ध्यान देना, अगर इसको रोटेट करें तो किसी एक को फिक्स रखता हूं, ठीक है ना, किसी एक को फिक्स रखना होगा मुझे। तो ये सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये जो लेमडा टाइप का है ना, इसको आप फिक्स रखो, ठीक है, ये आपका हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसको फिक्स रखो, ठीक है। और ये जो रेड वाला है इसको क्या कर देता हूं, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं। लेट से अगर हम 180 डिग्री से रोटेट करते हैं इसको, ठीक है ना, इसको कितने से रोटेट किया, 180 से, तो डू यू थिंक यहां से 180 क्या होगा, इसके मतलब यहां आ जाएगा, इसके सामने। क्या ये देख पा रहे हो सब लोग आप कि ये जो एंगल है, इस एंगल की बात कर रहा हूं मैं, ये 0 से 180 हो गया, ये दिख रहा है कि आप सभी को। फाई यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, डाईहेड्रल एंगल कितना बोलूंगा, 180 बोल सकता हूँ क्या, यस और नो बोलो, यस सर। ठीक है ना, बताना है आपको, यस या नो, कुछ भी आपको रिस्पॉन्स करना है, मैं 1000 बार बोल चुका हूँ। और इसका ये मतलब है कि हमें पता चले कि कनेक्शन अभी ठीक है या नहीं, ठीक है ना, हमारे पास मीटिंग कंट्रोल नहीं है ना, तो वहां पे पता नहीं चलता है पार्टिसिपेंट, ठीक है। तो ये 180 के रोटेशन में ए के जस्ट अपोजिट, ये आपको दिख रहा होगा, ए जो है, ठीक है ना, बी के जस्ट अपोजिट चला गया, और यहाँ ए और बी जो था उसके पीछे था, ठीक है। तो इसमें हम 1 डिग्री या 2 डिग्री या 3 डिग्री या 60 डिग्री या 120 डिग्री, कोई भी रोटेशन हमें इजिली इसमें पता चलेगा। क्लियर है, न्यूमान प्रोजेक्शन सबको क्लियर है। यस सर।
तो डाईहेड्रल एंगल, एक वर्ड बार बार मैं यूज करूंगा, डाईहेड्रल एंगल, ठीक है। तो डाईहेड्रल एंगल क्या है, यहाँ पे 0 है और 180 है, ठीक है। डाईहेड्रल एंगल समझ में आ रहा है क्या है? डाईहेड्रल एंगल क्या नहीं हो सकता? जैसे मान के चलो इसमें रोटेशन सपोज ऐसा कुछ हो जाता, ठीक है ना, इस तरह से। चलो इसको मैं ऐसा एक और रिप्रेजेंटेशन बनाता हूँ। डाईहेड्रल एंगल क्या है उसके लिए बता रहा हूँ कि जैसे सपोज ये ए था, ठीक है ना, ठीक है, और ये इसके बीच ये जो एंगल है, अगर यहाँ पे बी आ गया, ठीक है, ये 60, तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे जो फाई होगी वो क्या होगी, डाईहेड्रल एंगल होगी। डाईहेड्रल एंगल क्या नहीं हो सकता? देखो ये वाला डाईहेड्रल एंगल नहीं होगा, ये वाला कभी डाईहेड्रल एंगल नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला डाईहेड्रल एंगल कभी नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑफ टू एडजेसेंट एटम। समझ पा रहे हो? इस ए और एच के बीच का एंगल कभी डाईहेड्रल एंगल होगा क्या? नहीं। ठीक है ना। तो डाईहेड्रल एंगल को डिफाइन कैसे करेंगे? एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट एटम, या ऐसा कह लें एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स ऑफ टू एडजेसेंट एटम। क्लियर है डेफिनेशन? बताओ क्लियर है डाईहेड्रल एंगल सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो तो बहुत अच्छा है। डाईहेड्रल एंगल जो है ये वाला एंगल है, ठीक है ना, ये सब नहीं हो सकते, ठीक है ना, ये सब एंगल नहीं हो सकते डाईहेड्रल। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन था वो आपका क्या है, न्यूमान प्रोजेक्शन। एक रिप्रेजेंटेशन और इसमें यूज होता है और उसको क्या बोलते हैं? तुम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पहले कभी पढ़े हो क्या? पढ़ा है लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। ओके। तो दूसरा जो रिप्रेजेंटेशन है उसको बोलते हैं सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उस रिप्रेजेंटेशन को क्या बोलते हैं? सॉहॉर्स। तो जो सेकंड रिप्रेजेंटेशन होगा वो है आपका सॉहॉर्स। सॉहॉर्स में आपका सिंपली इस तरह से सॉहॉर्स रिप्रेजेंटेशन में इस तरह से सिंपली हमें दो एटम को दिखा दिया जाएगा और एक ये ए है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये क्या है, बी है, ठीक है। यहाँ पे भी फाई जो क्या है ये डाईहेड्रल एंगल वो 0 होगा। ए के सामने बी दिख रहा है? हाँ। चलो अगर यहाँ भी हाँ सर। इस बॉन्ड को हम 180 से रोटेट कर दें, इसको 180 से रोटेट कर दें, तो डू यू थिंक यहाँ पे भी
आफ्टर 180 डिग्री रोटेशन यू विल गेट, एक को तो फिक्स रखना पड़ेगा, हाँ बोलो। लेट से ए को मैंने फिक्स रखा और बी को रोटेट कर दिया, तो डू यू थिंक बी यहाँ चला जाएगा? हाँ हाँ। समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर अगर मान के चलो ये x है और ये y है, तो इसमें ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा। हाँ यहाँ पे जो फाई है वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी रिप्रेजेंटेशन ऐसा है जिसमें a और b, ठीक है ना, इस रिप्रेजेंटेशन में भी आपका a, इस रिप्रेजेंटेशन में भी आपका a जो है और जो b है वो एक दूसरे के अपोजिट है, और ये a और b जो है वो एक दूसरे के सामने है, सामने। ठीक है। तो यहाँ पे सॉहर्स, ये जो रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज सॉहर्स। ठीक है, सॉहर्स रिप्रेजेंटेशन है। तो यही दो रिप्रेजेंटेशन बेसिकली यूज होते हैं बार बार। क्लियर है ये सबको? कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर, नो सर। नेक्स्ट हम लोग सीखने वाले हैं इसमें, ये दो रिप्रेजेंटेशन के बाद इनके दो फॉर्म बने हैं दोनों में। आप देखो तो फर्स्ट वाला जो फॉर्म है, ठीक है ना, इसको इक्लिप्स कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ये जो आप देखे हो, ठीक है ना, ये फर्स्ट वाला जो फॉर्म है ये इसको बोलते हैं इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन, इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है ना। डू यू थिंक इक्लिप्स फॉर्म में और ये जो दूसरा बना है, दूसरे फॉर्म को क्या बोलेंगे? स्टैगर्ड। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्टैगर्ड। ऐसा कुछ नाम सुना है? स्टैगर्ड फॉर्म। अब मुझे बताओ, इक्लिप्स फॉर्म और स्टैगर्ड फॉर्म में रिपल्सन किसमें ज्यादा हो रहा होगा? ए और बी के बीच के रिपल्सन इक्लिप्स में। तो ये वाला फॉर्म जो है मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म है, जहां पे डाइहेड्रल एंगल क्या है? 0 डिग्री, ठीक है। इक्लिप्स मोस्ट अनस्टेबल फॉर्म इज नोन एज इक्लिप्स फॉर्म। और ये स्टैगर्ड फॉर्म क्या होगा? मोस्ट स्टेबल फॉर्म होगा। स्टेबल। इनके बीच में जो फॉर्म बनते हैं उस फॉर्म का नाम है स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। समझ रहे हो बात को? स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है, स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? कॉन्फॉर्मेशन, कॉन्फॉर्मेशन अदर देन स्टैगर्ड, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है, एंड इक्लिप्स। ठीक है, बोलो क्लियर है? ये दो ही फॉर्म को हम लोग डिनोट कर पा रहे हैं, उसके बीच में हजारों कॉन्फॉर्मेशन बन रहे होंगे, ठीक है ना, उसके बीच में हजारों कॉन्फॉर्मेशन बन रहे होंगे, बट सिर्फ हम दो ही कॉन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इक्लिप्स और स्टैगर्ड। उनके बीच में जो भी कॉन्फॉर्मेशन होगा वो सब क्या कहलाएंगे? स्क्यू कॉन्फॉर्मेशन, ठीक है। इक्लिप्स बहुत अनस्टेबल है और स्टैगर्ड मोस्ट स्टेबल है। मोस्ट स्टेबल क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हो रिपल्सन जो होगी उसमें क्या होगी? मिनिमम होगी, कम होगा। हाँ। ठीक है ना। ए और बी में जैसी जैसी 180 से एंगल बढ़ता जाएगा, आप ऐसा समझो कि जैसे जैसे यहाँ पे ए और बी की एंगल
बढ़ता गया 180 पहुंचा, मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ही 180 से बढ़ेगी, डू यू थिंक फिर से क्या होगा? रिपल्सन होना इंक्रीज चालू हो जाएगा। होगा। हाँ, इंक्रीज होगा। हाँ, फिर रिपल्सन इंक्रीज होगा, और फिर इंक्रीज होके फिर जब 360 पे पहुंचेगा तो फिर वैसा ही हो जाएगा जो 0 पे था। हाँ, मोस्ट क्लियर है? अनस्टेबल। तो इस तरह से स्टैगर्ड और इक्लिप्स की कहानी। ठीक है ना? बोलो, यहाँ तक क्लियर है? कोई भी टर्म में दिक्कत है तो पूछ लो यहीं, नो सर। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक सबको क्लियर है? अच्छा, इसको रोटेट करने के लिए मैं पहले बोला था कि इसको रोटेट करने के लिए रूम टेम्परेचर पे एक एनर्जी मिलती है, उसको बोलते हैं एनर्जी बैरियर। उसको क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर। मतलब उतना एनर्जी मिलेगा, उसके बाद ही मॉलिक्यूल क्या होगा? रोटेट होगा, और ये एनर्जी रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। उसी को क्या बोल सकते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी बोल सकते हैं। हाँ, ठीक है ना? कुछ ना कुछ एनर्जी उसको मिलेगा। ठीक है ना? अगर हम टेम्परेचर घटाते जाएंगे तो रोटेशन भी घटता जाएगा। समझ पा रहे हो? तो वो है कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी। तो इसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ऐसे, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर complete rotation of a bond। ठीक है? या फिर इसका एक डेफिनेशन ये भी होगा कि हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि एनर्जी डिफरेंस between most and least stable conformation। मतलब इक्लिप्स और स्टैगर्ड के बीच की एनर्जी डिफरेंस को भी, ठीक है, इक्लिप्स और स्टैगर्ड के एनर्जी डिफरेंस को भी क्या बोल सकते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है? या एनर्जी बैरियर, वो एनर्जी जिसपे मॉलिक्यूल क्या होता है? रोटेट होता है। ठीक है? क्या समझ पा रहे हो ये यस चीज? सर। कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी क्लियर है सबको? यस सर। तो वो उतना एनर्जी देंगे तभी रोटेट कर पाएगा। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, तब थोड़ा आपको क्लियर होगा, ज्यादा क्लियर होगा कि एनर्जी बैरियर का मतलब ये हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल ये CH3 और ये CH3, ये जो बॉन्ड यहाँ पे रोटेट हो रहा है ना, उसके लिए जो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी लगती है वो लगती है 12 किलो जूल। ये एक्सपेरिमेंटल आया है, रटना नहीं है। 12 किलो जूल पर मोल लेट से इसमें एनर्जी बैरियर चाहिए। इतना एनर्जी दोगे तभी ये सिग्मा बॉन्ड जो है रोटेट होके नए नए आपको कन्फॉर्मर देंगे। इनफाइनाइट कन्फॉर्मर मतलब बहुत तेज से रोटेट हो रहा है ये। ठीक है ना? तो वो एनर्जी रूम टेम्परेचर में मिल जाती है, जिसमें से एक जो मोस्ट स्टेबल है वो स्टैगर्ड है, और जो मोस्ट अनस्टेबल है वो इक्लिप्स है। इनके बीच की जो एनर्जी की जो डिफरेंस है वो क्या है? 12 किलो जूल। ठीक है? या फिर इतना एनर्जी दोगे तभी ये बॉन्ड रोटेट होगा। ठीक है ना? मतलब टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे, ठीक है ना, तो ये रोटेशन भी कम होता जाएगा, और बहुत कम कर देंगे तो रोटेशन रुक भी जाएगा।
ठीक है ना। जैसे सॉलिड स्टेट कंपाउंड क्या है, रोटेशन नहीं हो रहा होगा। कंपाउंड जो सॉलिड स्टेट में है do you think उसमें कोई वाइब्रेशन कोई रोटेशन नहीं होगा? यस और नो? यस सर। जिस मॉलिक्यूल का स्टेट सॉलिड स्टेट है उसमें तो रोटेशन नहीं हो रहा होगा ना। ठीक है, तो जैसे sir. जैसे मॉलिक्यूल, जैसे ये एग्जांपल थे। नेक्स्ट CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पे जो रोटेशन है, ये जो रोटेशन है, ये जो रोटेशनल एनर्जी या कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी या एनर्जी बैरियर, यहाँ पे पता है 14 किलो जूल रिक्वायर्ड होती है। ये जो बॉन्ड है ये 14 किलो जूल के बाद ही क्या करेगा, रोटेशन करके नए नए कॉन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है ना। तो देखो जैसे ही CH3 के जगह पे क्या इथाइल आया, बल्कि ग्रुप आया, तो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलरली अगर हम इस बॉन्ड का, कौन से बॉन्ड का, ये वाले बॉन्ड का, ये जो बॉन्ड है ये, इस बॉन्ड की कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पे जो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी है वो 19 किलो जूल है। देखो और बल्कीनेस आई, दोनों साइड आ गई, दोनों साइड क्या आ गई, इथाइल इथाइल आ गई। बोलो। यस सर। तो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी भी बढ़ गया। क्या समझ पा रहे हो कि कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी क्या चीज है? वो एनर्जी है, वो मिनिमम एनर्जी है जिसपे रोटेशनल आइसोमर या बॉन्ड रोटेट कर पाए, नए नए कॉन्फॉर्मर बने। ठीक है। जैसे आप ऐसा समझ सकते हो कि ये क्या था, ये बॉन्ड तो रोटेट नहीं हो सकता है, हाँ। और रोटेशन नहीं होगा तो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। रूम टेम्परेचर पे ये इंटर कन्वर्जन तो होता नहीं है। बोलो क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये डबल बॉन्ड है। अगर हम यहाँ पे कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी, अगर हमें इसको इसमें ट्रांस को सिस में कन्वर्ट, सिस को ट्रांस में अगर कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, ट्रांस को सिस में कन्वर्ट करना भी है अगर, ठीक है ना, इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे जो कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी, इट इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट 260 किलो जूल पर मोल, मतलब और टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसलिए बोलते हैं कि ये इजिली सिस और ट्रांस क्या है, इंटर कन्वर्टिबल नहीं है। ठीक है ना, सिस ट्रांस क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है, क्योंकि टेक्निकली 260 किलो जूल पर मोल एनर्जी देना पॉसिबल नहीं होगा। बोलो। बट यस ये सर। जो 19 किलो या 14 किलो या 12 किलो जूल, ये सब किस पे मिल रहे थे, रूम टेम्परेचर पे मिल जा रहे थे ये सब एनर्जी। यस और नो? यस तो सर। थोड़ा सा क्लियर हुआ कि कॉन्फिगरेशनल, ये नीचे वाला जो है कॉन्फिगरेशनल है, मतलब वो कॉन्फिगर है, वो डबल बॉन्ड है, वो क्या है, रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन है। बोलो समझ आया कि नहीं? कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी क्लियर है कि एनर्जी देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यस सर। इनफैक्ट मैं और भी एग्जांपल दे सकता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं, ये जो कन्वर्जन है ये नहीं हुआ। ठीक है ना, ये कन्वर्जन नहीं हुआ। नहीं हुआ। ऐसा ही बेटा, अगर हम ऐसा कन्वर्जन, इंटर कन्वर्जन करना चाहें तो ये मुझे बताओ, क्या ये सिस ट्रांस आइसोमर है क्या? क्या ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर है क्या? नहीं। कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल नहीं है, ऐसा हमने नहीं पढ़ा है। यस और नो? ऑल्दो इसका नाम ट्रांसवाइड एंड सिसवाइड है, लेकिन ये फर्स्ट और सेकंड क्या है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे ये रोटेशन, ये सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ना,
ये रोटेशन से ये बन जाएगा। मैं आपको कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी की बात करूं तो यहाँ पे 30 किलो जूल है। देखो थोड़ा आइडिया लगा कि 260 से 30 कैसे हो गया, क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड था, तो इतना एनर्जी देना पॉसिबल है, तो ये कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हो सकता है, यस और नो? क्योंकि वहां सिंगल बॉन्ड है ना बेटा, तो सिंगल बॉन्ड तो रोटेट हो सकता है। अब कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी थोड़ा बहुत आइडिया लगा पा रहे हो कि क्या है? 260 किलो जूल वहां लगा और यहाँ 30। ये सब वैल्यू रटने नहीं है, ये सब एग्जाम में नहीं आएंगे। मैं बस आपको ये बता रहा हूँ कॉन्फ़िगरेशनल और कॉन्फॉर्मेशन में डिफरेंस क्या है। रूम टेम्परेचर पे अपने आप ही कन्वर्ट जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर या कॉन्फॉर्मेशंस। और इस तरह से लाखों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या बनेंगे? कॉन्फॉर्मेशन बनेंगे। नैनो माइक्रो सेकेंड के अंदर बहुत सारे कॉन्फॉर्मेशन बन जाएंगे, उसमें से 2 ही ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम लोग, यस और नो? क्योंकि इतना जल्दी क्या हो जा रहा है? बोल नहीं रहे हो यार। इतना जल्दी एक दूसरे में कन्वर्ट हो जा रहा है कि हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे। हाँ। बोलो। यस सर। Yes, sir. तो सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन से जो नए नए स्ट्रक्चर बन रहे हैं 3D में, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? कन्फर्मेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आपको एटलीस्ट ये एनर्जी बैरियर तो समझ में आ गया। ओके, अब इसमें स्टेबिलिटी में कुछ फैक्टर डिपेंड करते हैं। स्टेबिलिटी में जो है ना कुछ फैक्टर डिपेंड करेंगे। जैसे एक होता है टॉर्सनल, एक आपका होता है टॉर्सनल स्ट्रेन। टॉर्सनल टॉर्सनल स्ट्रेन का नाम सुने हो क्या? नहीं। या फिर मैं इसको इक्लिप्स इक्लिप्स स्ट्रेन भी बोल सकता हूँ। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेन या इक्लिप्स स्ट्रेन। देखो टॉर्सनल स्ट्रेन सिंपल सा है कि जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों दो बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन के बीच में डू यू थिंक रिपल्सन हो सकता है? यस और नो? सर एक बार रिपीट करो, क्या बोले आप? जैसे इक्लिप्स वाले फॉर्म में, ठीक है, ये अपना इक्लिप्स फॉर्म था, ठीक है, हाँ। इसमें ए, ठीक है, ये ए था, ठीक है, इसके जस्ट पीछे क्या छुपा था बेटा? बी। बी, ठीक है ना? या यहाँ पे भी बॉन्ड थे, इसके पीछे और इसके पीछे। तो ए और बी के बीच में ज्यादा अच्छा होगा कि मैं इसको इसमें इस फॉर्म में बना लूं। ये भी तो इक्लिप्स फॉर्म थे, ये भी आपका क्या था? इक्लिप्स फॉर्म था। ये ए था और ये बी था। तो जो टॉर्सनल स्ट्रेन है, ठीक है ना, वो टॉर्सनल स्ट्रेन क्या है एग्जैक्टली वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो टॉर्सनल स्ट्रेन जो ये जो ओवरलैपिंग होता है, ये बॉन्ड कैसे बना होगा? इस तरह से ओवरलैपिंग से बना होगा। ये जो ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने होंगे ऐसा, बोलो, यहाँ पे ओवरलैपिंग से बॉन्ड बने होंगे। हाँ। तो इनकी रिपल्सन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा? इनमें 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 जो रिपल्सन होगा, इनमें जो रिपल्सन हो रहा है इस इलेक्ट्रॉन में, क्योंकि दोनों तो इलेक्ट्रॉन ही है ना, दैट रिपल्सन इज नोन एज, इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्सन है, ठीक है ना, रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मैं कह सकता हूँ रिपल्सन
रिपल्सन डेफिनेशन है, रिपल्सन बिटवीन, बोलो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू डाइहेड्रल बॉन्ड्स, ठीक है, इनके बॉन्ड में जो एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन है और इनके बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनका क्या हो रहा है, रिपल्सन हो रहा है, रिपल्शन। ठीक है। अच्छा, डू यू थिंक ये रिपल्सन कब कम होगा, यहाँ पे जो रिपल्सन है वो मैक्सिमम होगा, ये हाँ। रिपल्सन, डू यू थिंक ये ऐसा स्ट्रक्चर जब बन जाएगा, जब ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा रिपल्सन क्या होगा, मिनिमाइज हो जाएगा। हाँ। यहाँ पे ये रिपल्सन हो पाएगा क्या, क्योंकि दोनों तो अलग अलग प्लेन में चले गए, नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्सन हम क्या बोल देंगे, मिनिमम होगा, और यहाँ पे Minimum। मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो इसीलिए इसी वजह से ये स्टैगर्ड क्या था, इसी वजह से स्टैगर्ड फॉर्म क्या थे बताओ, मोस्ट स्टेबल। मोस्ट स्टेबल, वेरी गुड। और इसी वजह से जो इक्लिप्स वाला क्या था, मोस्ट अनस्टेबल। अनस्टेबल, यही स्ट्रेन की वजह से बेटा। तो ये आपका स्टेबिलिटी फैक्टर है, ये क्या है, स्टेबिलिटी फैक्टर। व्हिच अफेक्ट स्टेबिलिटी फैक्टर्स। तो पहला फैक्टर, लेट्स से पहला फैक्टर टॉर्सनल स्ट्रेन था, ओके। दूसरा फैक्टर डिस्कस करेंगे अभी हम लोग, वो है वांडर वाल स्ट्रेन। नाम सुने हो क्या, वांडर वाल, नाम तो सुना ही होगा इसका। हाँ। वांडर वाल स्ट्रेन, बेटा ये जो वांडर वाल स्ट्रेन है ये इसकी वजह से होगा, वही मैं फिर से ले लेता हूं एग्जाम्पल। यहाँ पे ये ए और ये बी, यहाँ पे बॉन्ड के रिपल्सन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसके स्टेरिक, ठीक है ना, इसके स्टेरिक यानी क्राउड, ए का क्राउड और बी का क्राउड, जिससे आप बहुत ज्यादा फैमिलियर हो, ए और बी के बीच का जो रिपल्सन है ना, ठीक है ना, इसकी बात हो रही है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, रिपल्सन बिटवीन ग्रुप्स which are present on dihedral bond, ठीक है, वहां पे बॉन्ड के बीच में रिपल्सन था, और यहाँ पे किस में है, ग्रुप, ठीक है ना। डू यू थिंक ये भी इक्लिप्स में रिपल्सन क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। और यही रिपल्सन किसमें कम हो जाएगा, यही रिपल्सन इसमें स्टैगर्ड में क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा, ठीक है ना, यही रिपल्सन इसमें कम हो जाएगा। बोलो क्लियर है ये चीज, यस सर। ठीक है। तो इसलिए भी ये वाला क्या है, इक्लिप्स फॉर्म जो है बेटा मोस्ट क्या होंगे, इस वजह से भी अनस्टेबल होंगे, ठीक है ना। तो ये दो रिपल्सन की वजह से ऐसा होता है, क्लियर है ये चीज। और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसको हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, गॉच इफेक्ट होते हैं, ठीक है, एनोमेरिक इफेक्ट होते हैं, रिंग स्ट्रेन होता है,
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, ये इन सब फैक्टर को बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी एज पर इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड फॉर्म इज कंसर्न, वी हैव टू हैव नो वंडर वाल स्ट्रेन एंड टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। बाद बाकी जितने भी इफेक्ट हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। यस सर। तो बहुत सारे इफेक्ट और भी होंगे जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चलो, ये सभी को क्लियर है? मुझे बताओ यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो। मुझे बताओ किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है? यस सर। नहीं है ना? चलो, अब हमें जो कन्फॉर्मेशन पढ़ने हैं, बेसिकली हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये सिलेबस में मेंशन है कि आपको कन्फॉर्मेशन ऑफ क्या पढ़ने हैं, इथेन। कन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन, ठीक है ना, ऐसा सिलेबस में मेंशन है। तो चलो इथेन के कन्फॉर्मर को पढ़ते हैं। तो इथेन में हमारे पास इस तरह से सभी हाइड्रोजन होंगे, टोटल 6 हाइड्रोजन होंगे उसमें, इस तरह से लगे होंगे, एक कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, ठीक है। इन्हीं को रोटेट करके नए नए स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो इस 2D में तो पता नहीं चलेगा कितना रोटेशन हुआ, तो हमें इसके क्या बना लेने चाहिए, लेट से ये C1 कार्बन को, अभी हमने न्यूमान पढ़ा था, बोलो, न्यूमान प्रोजेक्शन में इसे बना लेना चाहिए, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। क्लियर है? बोलो, आवाज आ रही है हमारी? यस सर। यस सर। और सर्कल, सर्कल से क्या रिप्रेजेंट हो जाएगा, C2। बोलो, यस सर। सर्कल से रिप्रेजेंट किसको कर रहा हूं मैं, C2 को कर रहा हूं। सर्कल को C2 जो है उसको सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमने इक्लिप्स फॉर्म बना लिया। यहाँ भी 3 हाइड्रोजन लगे होंगे जो एक हाइड्रोजन के पीछे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग डाइहेड्रल एंगल फाई 0 डिग्री बोलेंगे, ठीक है। हाँ। चलो, अब अगर हम इसको 60 से रोटेट करना चाहते हैं, किसी एक को फिक्स रख लो, ठीक है ना। तो ज्यादा इजी क्या होगा कि हम ये लेमडा वाले को क्या कर रहे हैं, ये जो वैसे वाई ही है रखे। इस तरह से, हाँ, इसको यहीं रखें और सर्कल को रोटेट करते जाएं, सर्कल को क्या कर लें, रोटेट कर लें, रोटेट कर लो। ठीक है। तो सर्कल को मैंने 60 डिग्री से अगर रोटेट करेंगे तो डू यू थिंक यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ हाँ। जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा। हाँ। आपके कन्वीनियंस के लिए मैं ये बोल सकता हूँ कि ये हाइड्रोजन ये है, ठीक है, और ये वाला हाइड्रोजन कौन है, ये, और यही यही जो है वो फाई है, यस और नो। हाँ। यस। तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। ऐसा ही आपको फिर से 60 से रोटेट करना है, ठीक है। ऐसा ही आपको क्या करना है, फिर से यहाँ पे रोटेशन किसका करना है, 60 डिग्री का। बना लोगे?
बनाते जाओ। सभी लोग अब बनाना चालू करो, ठीक है ना। खुद से बनाने की कोशिश करना है, तभी सीख पाओगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है, ये इसको बना लो। इसको तो फिक्स ही रख रहे हैं ना, बोल नहीं रहे हो यार। यस सर। इसको तो यस हर बार सर। फिक्स रख रहे हैं, इसको ऐसा हर बार हम फिक्स रखेंगे। सभी लोग बना रहे हो ना। यस सर। मुझे बताओ, फिर से 60 से रोटेट होगा तो वो हाइड्रोजन, ठीक है, वो हाइड्रोजन फिर इसके पीछे चला जाएगा, यस सर। ये भी हाँ और ये भी। क्लियर हो रहा है। हाँ। नेक्स्ट फिर से क्या बन जाएंगे, फिर से रोटेट करेंगे तो ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पहुंच जाएगा। नेक्स्ट 60 से फिर से रोटेट करूं मैं अगर, ठीक है, नेक्स्ट 60 से फिर से रोटेट करूं तो ये जो हाइड्रोजन है फिर इसके पीछे चला गया, फिर से इसके पीछे चला गया, फिर से इसके पीछे चला गया। फिर से 60 से रोटेट करूं तो अब वो हाइड्रोजन कहाँ पहुंच गया बताओ, यहाँ पहुंच गया। हाँ समझ पा रहे हो कि नहीं। सर मुझे। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो मेरे पास एक और तरीका है इसको समझने के लिए, ठीक है। और वो तरीका क्या होगा, उसको क्या कर दें हम लोग, हाईलाइट कर दें, ठीक है। जैसा ये हाइड्रोजन दिख रहा होगा आपको, अभी भी वही है, ठीक है, ये हाइड्रोजन सब में वहीं पे है, ठीक है। और दूसरा दूसरा जो है वो हाइड्रोजन पहले ये था, फिर ये यहाँ पहुंचा, फिर ये यहाँ पहुंच गया, क्या दिख रहा है 120 पे, बोलो 180 पे यहाँ पहुंच गया, यस सर। बोल नहीं रहे हो यार। 180 के बाद 240 पे यहाँ पहुंच गया, 300 पे यहाँ पहुंच गया, यस और हाँ नो। हाँ मुझे सब में एंगल बता दो, कितना कितना एंगल है और क्या क्या एंगल आएगा। अगर हम एंगल की बात करें तो यहाँ पे फाई कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। यहाँ पे फाई कितना है, 60 है। समझ 60 आ रहा सबको। यहाँ पे रोटेट होके कितना बन गया, 120। यहाँ पे फाई कितना पहुंच गया, 180 हो गया। 180 और यहाँ हाँ पे कितना हो गया, 240, 240 ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 300 300। और फिर से लेट से अगर हम इसे फिर से रोटेट कर दें, ठीक है, फिर से 60 डिग्री से इसको रोटेट कर दें, तो मुझे बताओ यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा, 360। 360 और हाइड्रोजन जहां था वहीं, मतलब वही हमारे पे। पास टोटल कितने कन्फॉर्मर बन रहे हैं, बोल नहीं रहे हो यार। सब में हम 60 से रोटेट करते जा रहे हैं, सब में हमें 60 से रोटेट करते जा रहे हैं, 60 से रोटेट करते जा रहे हैं। और ये हमारा फर्स्ट है, ये वाला फर्स्ट है,
ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स। टोटल 6 कॉन्फॉर्मेशंस बने हैं यहाँ पे। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है? कॉन्फॉर्मेशन ऑफ इथेन में टोटल कितने कॉन्फॉर्मर बने हैं? 6। 6. 6 कॉन्फॉर्मर। इसमें से कितने इक्लिप्स हैं? 3 3 इक्लिप्स है और 3 3 स्टैगर्ड 3 है, Staggered. staggered है. ठीक है ना? तो अगर नंबर, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशंस की बात करें तो इनफाइनाइट होंगे, बट नंबर ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर की बात करें तो कितने हैं? 3 ही है। क्योंकि याद करो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर का डेफिनेशन क्या लिखा था? क्या लिखा था बताओ? स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन आर कॉल्ड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। दिख रहा है? हाँ। ये दिख रहा है आपको ये वर्ड? बोलो, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो हमारे पास 3 क्या बने? ठीक है, तो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर हमारे पास 3 ही है। अब देखो यहां से एक वर्ड क्लियर हो गया कि जो इक्लिप्स है ना, वो मतलब किसी भी कंपाउंड में अगर देखा जाए तो 99.99% क्या बनने वाला है? स्टैगर्ड ही बनने वाला है। क्योंकि इक्लिप्स इतना अनस्टेबल होगा कि वो बहुत कम टाइम के लिए बन रहा होगा, सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड है वो। ठीक है, मतलब एक फॉर्म से, ठीक है, जैसे फर्स्ट से सेकंड में गए, ठीक है ना, सेकंड से थर्ड में इक्लिप्स बहुत कम देर के लिए बना होगा, सिर्फ किसके लिए? थर्ड से फोर्थ में आने के लिए। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है ना? तो किसी भी कंपाउंड में ऑलमोस्ट 100% जो एग्जिस्ट कर रहा है वो कौन सा कर रहा है? ओनली Staggered. स्टैगर्ड। क्लियर है ये चीज? हाँ। तो वही होगा कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर, ओनली स्टेबल। ठीक है, और इसके लिए एनर्जी बैरियर क्या था? कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी क्या था? ये एक्सपेरिमेंटल है। कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी 12 किलो कितने जूल। हैं? 12 किलो जूल। 12 किलो जूल एनर्जी चाहिए उसे रोटेट करने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल है कि 12 किलो जूल पर मोल एनर्जी उसे रोटेट करने के लिए चाहिए होगा। ठीक है, अगर हम इस कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी को अगर हम ग्राफ से भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, ग्राफ से भी इसको देखा जा सकता है। यहाँ पे ये लेट्स से ये 0 डिग्री है, ठीक है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है और ये एंगल, इस एक्सिस पे एंगल को रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 4 बजे यहाँ पे 82 सेव चल रहा है कि 1 1 4 बजे खत्म होगा ना? यस। तो यहाँ पे एंगल जो है आपका 0 डिग्री है, ठीक है ना, और ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सिस है। तो ये जो एनर्जी है यही कितना है? 12 किलो जूल पर मोल। समझ पा रहे हो? ये जो एनर्जी का हाइट है ना, यही क्या है?
यही पोटेंशियल एनर्जी का जो एक्सिस है ना, ठीक है, ये है अपना 12 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर 12 किलो जूल पे हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर था, राइट, ये Yes. वाला। ठीक है, फर्स्ट स्ट्रक्चर जो था वो इक्लिप्स, ये आपका फर्स्ट है। जैसे ही 60 हुआ, ठीक है ना, जैसे ही 60 हुआ है, क्या हो गया है, स्टैगर्ड हो गया है, ये 60 डिग्री होगा, Hmm. ये सेकंड वाला है, ठीक है ना, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ इसको, ये सेकंड वाला है। थर्ड पे पहुंचते ही, ठीक है, ये इक्लिप्स है, और ये वाला क्या है, स्टैगर्ड है। बोलो। Yes, sir. अच्छा, थर्ड पे पहुंचने के लिए, थर्ड पे पहुंचने के लिए ऐसे गया होगा, हाँ थर्ड पे पहुंचने के लिए फिर से ये पहुंच गया होगा यहाँ, हाँ और ये जो एंगल है ये कितना है, 120 है, 120. ठीक है ना, ये आपका 120 डिग्री, और 120 डिग्री पे फिर से क्या बन गया, इक्लिप्स। Eclipse. अच्छा, इसके बाद फिर से यहाँ आया होगा, ठीक है, ये कितना होगा, 180. 180 डिग्री, ठीक है, फिर से क्या बन गया, स्टैगर्ड बन गया, बोलो। हाँ इसके बाद फिर से क्या बन जाएगा, फिर से इक्लिप्स बन जाएगा, Eclipse. मतलब ये चलता जाएगा, इस तरह से सिमेट्रिकल ग्राफ आते जाएंगे, हाँ ये 240, ये 300, ऐसा रिपीट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। ये एनर्जी ग्राफ समझ में आया क्या, सिमेट्रिकल ग्राफ है, और यही जो डिफरेंस है स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में, ठीक है ना, यही जो डिफरेंस है स्टैगर्ड और इक्लिप्स के बीच में, ठीक है, यही डिफरेंस क्या है, 12 किलो जूल है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये था आपका प्रोपेन का, ये सॉरी इथेन का। Ethane का. सिमिलरली ऐसा, हाँ ऐसा ही बना सकते हैं क्या उसका, सेकंड हमें क्या बनाना है, Propane. कॉन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोपेन। सिर्फ एनर्जी डिफरेंस होगा, बाकी तो सब कुछ ऐसे ही रहेगा ना, वहां पे हाँ ये जो हाइड्रोजन था यही रहेगा, ये हाइड्रोजन भी यही रहेगा, बस एक हाइड्रोजन बदल गया, किससे, CH3 से, यही अंतर होगा ना। हाँ तो इसका कन्फर्मेशन बनाओ जल्दी सब लोग, तुम लोग बनाओगे इसको, ग्राफ कन्फर्मेशन, ठीक है। ब्यूटेन का थोड़ा अलग है, तो ब्यूटेन का मैं बताऊं, ठीक है ना, ब्यूटेन की कहानी थोड़ी अलग है, तो उसको मैं बताऊं, ये तो आप लोगों को बनाना, कन्फर्मेशन ऑफ प्रोपेन। हो जाएगा क्या, Yes, sir. yes sir. जल्दी से बना लो।
देखो बन गया कि नहीं? यही 6 बनेंगे ना? सर यही बनेगा। हम्म, तो यही 6 बनने बनने वाले हैं ना वहां पे। हाँ सर। सर ये CH3 तो पीछे लेना चाहिए था ना, बिकॉज वो C2 वाला कार्बन बनता है ना। ऐसा हम इसको CH3 कर लेते हैं हाँ तो और इसको 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 हाइड्रोजन कर लेते हैं। ये तो 2D में लिखा है बेटा, अब सही है? हाँ फिर ये भी तो प्रोपेन ही है। नहीं समझ आया? समझा सर। सिर्फ सिर्फ हाइड्रोजन के जगह CH3 हुआ, यही चेंजेस हुआ है, बाकी तो कुछ नहीं हुआ। सब कुछ ऐसा ही है, तो सब चीज रिपीट होगा यहाँ पे भी। बोलो। यस सर। ऐसा कर लोगे? हम्म। यस सर। इसमें एनर्जी में चेंजेस हो जाएगी ना? हाँ 14 होगा ना। हाँ, यहाँ पे एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो एक ही चेंज होना है, ठीक है? सब कुछ सेम होने वाला है, एक चेंज हो जाएगा। और वो चेंज क्या है? यहाँ पे एनर्जी जो है वो 14 किलो जूल पर मोल आने वाला है। और बिल्कुल ग्राफ ऐसा ही बनेगा। यहाँ भी 3 कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर बने, ठीक है? कॉन्फॉर्मेशनल एनर्जी जो है वो कितने हो गए? 14 के 14 किलो किलो जूल। ठीक है, बोलो। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? नो सर। अब नेक्स्ट क्या होगा? थर्ड। थर्ड जो आखिरी सिलेबस में है वो क्या है? कॉन्फॉर्मेशन ब्यूटेन। ऑफ ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन में हमारे पास इस तरह से CH3 CH2 ये वाला जो बॉन्ड है ना, इसके अबाउट रोटेशन करें, ठीक है ना? इसके अबाउट जो है ना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि हम इसको ऐसा बना देते हैं आपके समझने के लिए कि ये और ये बॉन्ड होगा, और ये अभी CH3 और ये सामने भी क्या होगा, ऐसा क्लियर रहेगा सही में? इसको रोटेट करना है, ये वाला जो बॉन्ड है ना इसे इसे रोटेट करना है। इसके C1, इस बार हम लोग C3 और C2 और C3 के अबाउट रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है? C1 और C2 के अबाउट नहीं कर रहे हैं।
तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल। बनाओ, इसके बनाने की कोशिश करो तुम लोग। क्या उसमें भी ऐसे ही 6 बनेंगे? बोलो। हाँ क्या चेंजेस होने वाला है इस बार? वो एच के बदले बताओ। 3 आ जाएगा पीछे वाले। क्या चेंजेस होने वाला है बताओ। जो पीछे वाला एच है उसके बदले CH3 आएगा। यहाँ इसके पीछे भी क्या रहेगा? CS3 रहेगा। ये CS3 रहेंगे। कुछ देखो, इसमें CS3 दोनों एक दूसरे के अपोजिट। ये CS3 यहाँ आ चुका है 60 पे, फिर से 120 पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है। हाँ यस सर। ठीक है ना। फिर वो CS3 यहाँ आ जाएगा 180 पे, फिर से वो C2 40 पे कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। और फिर ये CS3 300 पे यहाँ चला जाएगा, और वापस 60 पे फर्स्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा ही होगा क्या? यस सर। मुझे बताओ अब। यस सर। अब जो फर्स्ट है, ठीक है, और फोर्थ है, सेम है क्या? पहले फर्स्ट और फोर्थ सेम था ना? सॉरी, फर्स्ट और कौन सा? फिफ्थ। नहीं फर्स्ट। फर्स्ट या फिर देखो, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म बन रहा है ना। ये मुझे बताओ, पहला वाला हाँ तो इक्लिप्स होता था, ठीक है। हाँ फर्स्ट वाला जो फॉर्म था वो इक्लिप्स होता था। फर्स्ट वाले जो फॉर्म है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्लिप्स फॉर्म था। ठीक है। इक्लिप्स। उसके बाद स्टैगर्ड बनता था, ठीक है ना। ये सेकंड वाला हाँ स्टैगर्ड था। ठीक है। उसके बाद थर्ड फिर से इक्लिप्स बन गया। यस और नो? यस सर। यस सर। तो पहले वाले में, इससे पहले जो स्ट्रक्चर होता था उसमें क्या था? फर्स्ट और थर्ड जो है ना फिर सेम हो जाता था, ठीक है ना, अब तक जो कन्फॉर्मर देखते आए। लेकिन अभी जो इक्लिप्स है वो अलग हो गया। या फिर आप ऐसा कह लो कि ये जो स्टैगर्ड है और ये जो फोर्थ बना है, ज्यादा स्टेबल कौन होगा? एंटी स्टैगर्ड ज्यादा स्टेबल। इसको मैं क्या बोलना चाहिए? एंटी फोर्थ वाले को एंटी स्टैगर्ड बोल सकते हैं क्या? बोलो। फोर्थ वाला में CS3 दिख रहा है। CS3 देखो यहाँ से यहाँ 180 पे है।
तो हाँ ये एंटी हाँ। स्टैगर्ड है। बट सेकंड वाला क्या है? सेकंड वाला तो मैं पार्शियल स्टैगर्ड बोल सकता हूँ इसको। हाँ और यही पार्शियल स्टैगर्ड का नाम है गॉज फॉर्म। ठीक है, मतलब हमें अब तक हम तो यही बोलते थे ना कि अगर यहाँ पे दोनों सेम फॉर्म बनते थे, अब तक के जितने भी कन्फर्मेशन देखे हैं, पहली बार ऐसा हुआ है ब्यूटेन के केस में कि पार्शियल स्टैगर्ड जिसमें CH3 60 डिग्री पे, यस और नो, और यहाँ पे CH3 कितने पे है? हाँ 180। 180 डिग्री पे। तो मुझे बताओ इसमें स्टेबल कौन होगा? क्योंकि देखो हमें स्टेबिलिटी उसी की बात करनी है। हमें स्टेबिलिटी किसकी बात करनी है? जिसमें कम हमें रिपल्शन होता है। स्टेबिलिटी सिर्फ स्टैगर्ड की बात करनी है, और उसमें स्टैगर्ड में भी इस बार 2 हो गए। मुझे बताओ एंटी ज्यादा स्टेबल होगा या गॉज? एंटी। 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 तो एंटी ज्यादा है किससे? गॉज से। एक नया फॉर्म गॉज इस बार इंट्रोड्यूस हुआ। क्लियर है? ब्यूटेन में हमें सीखने की यही जरूरत थी कि इस बार जो टोटल 6 फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट बने हैं। ठीक है, 2 स्टैगर्ड बने हैं। ठीक है ना? उसी तरह से इक्लिप्स में भी 2 बने हैं, बट उसकी जरूरत नहीं है। इक्लिप्स की तो ऐसे भी स्टेबिलिटी की बात करते नहीं है। आप देखोगे ना तो इक्लिप्स भी 2 बने हैं। एक फर्स्ट वाला जो बहुत ही अनस्टेबल होगा उसको फुल्ली इक्लिप्स बोल देंगे, और वो थर्ड वाला को क्या बोल देंगे? पार्शियल इक्लिप्स बोल देंगे। बट उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें पता है इक्लिप्स तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। तो सिर्फ हम स्टेबिलिटी किसकी बात की है यहाँ पे? स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड की। और उस पर्टिकुलर में एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, एज पर कन्फॉर्मेशनल एनर्जी इज कंसर्न कितना था? 19 किलो जूल था। 19। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर बोलो। क्लियर क्लियर है कि नहीं ये बताओ। क्लियर है। क्लियर है। ठीक है, मतलब आगे आगे की भी बात कर सकते हैं। मतलब आगे यहाँ पे पार्शियल इक्लिप्स होगा, फिर फुल्ली इक्लिप्स, बट इन सब का परसेंटेज 0 है तो बात ही नहीं कर रहे। ठीक है ना? तो कन्फॉर्मेशनल एनर्जी जो है 19 किलो जूल हो गया। यहाँ भी नंबर ऑफ कन्फॉर्मर इनफाइनाइट होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर 3 होंगे। ठीक है ना? सारी बातें हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म मिले हैं। अगर हम पार्शियल इक्लिप्स की बात करें तो वो भी ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे। स्टेबिलिटी में कि हमारे पास पार्शियल इक्लिप्स्ड, और फिर क्या आएगा? फुल्ली, जो फर्स्ट वाला है। ठीक है, फुल्ली इक्लिप्स। ठीक है, तो इस बार जो फॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसके ग्राफ भी डिफरेंट बनेंगे। मतलब ऑलमोस्ट ये दोनों ऑलमोस्ट 100% है, और ये दोनों है 0% ऑलमोस्ट। ठीक है ना? तो इसके अगर एनर्जी की ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? इस बार ग्राफ कैसे बनेंगे बताओ? अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ हो गया। ठीक है ना? हाँ। और ये आपका क्या हो गया? एंगल
ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे 0 डिग्री, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पे, 0 डिग्री पे तो आप देख सकते हो 0 डिग्री पे आपका फुल्ली इक्लिप्स फॉर्म था, यानी फर्स्ट यहाँ था, ठीक है। और यही यहाँ पे 19 किलो जूल था एनर्जी। लेकिन जैसे ही 60 पे पहुंचा होगा, जैसे ही 60 पे पहुंचा होगा, लेट्स से अगर ये एंगल 60 है, ठीक है, यहाँ 60 डिग्री है, तो ये यहाँ पे पहुंच गया, ये है सेकंड। इसके बाद अलग अलग एनर्जी, ये यहाँ पे अगर बात करें तो ये फिर से नए फॉर्म मिल गए, क्योंकि इस बार सारे फॉर्म अलग है। तो ये वाला है आपका थर्ड, ठीक है। तो ये 19 किलो जूल था, ठीक है ना। ये जो है आपका, ये 19 किलो जूल था, और ये यहाँ पे जो एनर्जी की डिफरेंसेस है वो कितनी है, यहाँ पे फिर से अगर हम अगला फॉर्म की बात करें, सपोज ये 120 डिग्री, अगर नेक्स्ट फॉर्म की बात करें तो वो थोड़े और नीचे जाएंगे। इसी की बात कर रहा था, ये फोर्थ वाला था, ठीक है। और यही हमारा क्या था, 180 वाला। तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है यही है ना, एंटी हाँ स्टैगर्ड है, ठीक है। ये क्या है, एंटी स्टैगर्ड। समझ आ रहा है। फिर एंटी स्टैगर्ड के बाद फिर एक फॉर्म बने होंगे, ठीक है, पार्शियल इक्लिप्स वाला, जो यहाँ पे थर्ड था ना, पार्शियल इक्लिप्स। फर्स्ट तो फुल्ली इक्लिप्स था, फिर से पार्शियल इक्लिप्स बनेंगे, और फिर गॉच वाले फॉर्म बनेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये क्या हो गया, 240, ठीक है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो 300 पे पहुंच गया। तो इस तरह से नए नए इसमें एनर्जी लेवल आपको मिलता जाएगा। ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। ये 6 वाला हो गया, और फिर वापस से वैसे ही ग्राफ सिमेट्रिकल आते जाएगा। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से लेके 19 किलो जूल, तो डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी स्टेट है इसमें, ठीक है। तो इस बार दो ही फॉर्म नहीं मिल रहे हैं, इक्लिप्स स्टैगर्ड, इसमें सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मिल रहे हैं, ठीक है ना। जैसे एनर्जी की बात करें तो आपको ये सब रटने नहीं है। जैसे ये एनर्जी ग्राफ गैप की बात करें, ये वाला इनके फोर्थ जो एंटी था, ये क्या था, एंटी था। और यही वाला सेकंड वाला क्या था, गॉच था। तो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो 4 किलो जूल के आसपास आता है। ये सब एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है ना। इनसे इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल इसलिए मिल रहा है कि अगर ये वाला एनर्जी गैप की बात करें तो ये आपका 14 किलो जूल आता है। तो इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल मिल रहे हैं इसमें। क्लियर है ग्राफ, जैसा सबका ग्राफ बनाया वैसा इसका भी ग्राफ है, लेकिन इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म मिले हैं। तो इसमें पूरे समझने का बस इतना था कि ज्यादा स्टेबल कौन सा फॉर्म है, ठीक है ना।
एंटी है या गॉच, बस इतना ही समझना है। क्वेश्चन जो आएगा वो है यही आएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस सर, तो ये क्वेश्चन स्टैगर्ड क्या वाले आएगा में मैं भी बताता ऐसा हूँ आपको। होगा ना कि पार्शियल वाला पहले मतलब एंटी गॉस तो होगा भी, फुल्ली और पार्शियल भी होगा ना? हाँ हाँ, एंटी गॉच, पार्शियल इक्लिप्स, ठीक है, फिर गॉच, फुल्ली इक्लिप्स, इस तरह से बनता जाएगा। हमें इसमें जो सीखने वाला हाँ। चीज है वो बस यही दोनों है कि एंटी ज्यादा स्टेबल है किससे, ब्यूटेन के केस में, गॉस से। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा जाएगा कि कौन ज्यादा स्टेबल है। तो ध्यान रखना, इसमें गॉच जो था वो ये फॉर्म था, गॉच कौन सा फॉर्म था, ये वाला, ए और बी, ये वाला जो फॉर्म है वो गॉच फॉर्म है, ठीक है। और एंटी वाला फॉर्म कौन सा है, फोर्थ वाला। हाँ, बस आपको इतना ही समझना है इसमें कि ये जो है ना, ये है एंटी, हाँ ठीक है, ये है एंटी। और ब्यूटेन के केस में देखा आपने कि एंटी ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल ठीक है। है। और हाँ कोई भी चीजें याद नहीं रखनी, ठीक है ना, क्योंकि ओके एंटी सर। में कम रिपल्सन होगा। ये ब्यूटेन की कहानी है। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैंने बोला था कि एक फैक्टर डिसाइड करेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन द केस ऑफ हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है, गॉच ज्यादा स्टेबल हो जाता है। इन दैट केस गॉच एंड थोड़े से चेंज हो जाते हैं। चेंज कैसे हुए बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ऐसा क्या खास बात है? सबसे पहले तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है ये जानते हो, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा ना। हाइड्रोजन बॉन्ड क्या चीज है? देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम तो पता होगा। हाँ उस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में अगर हाइड्रोजन ट्रैप हो जाता है तो डू यू थिंक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक्वायर करता है और ये पार्शियल हाँ पॉजिटिव चार्ज, यस और नो? यस सर। तो डू यू थिंक इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा? इनके बीच हाँ में क्या काम करेगा? फोर्स फोर्स ऑफ ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन। और यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो जब हमारे पास, ध्यान देना, यहाँ पे CH2 H और H था, ठीक है, तो ये क्या था? इथेन था। इस केस में कौन ज्यादा स्टेबल था बताओ? इथेन के स्टैगर्ड केस में वाला। कौन ज्यादा स्टेबल था, गॉच या एंटी? स्टैगर्ड वाला। ठीक है। अब अगर हमें यहाँ पे, अगर हम इसको बदल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लेट से ले लिए OH, ठीक है, ठीक है, तो जो एंटी फॉर्म होगा वो यहाँ पे OH आएगा हाँ और गॉच फॉर्म में यहाँ पे OH आएगा। ये बात सबको है? हाँ 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 सब। अब बताओ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहाँ पॉसिबल है, किस फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड, एंटी में हाइड्रोजन बॉन्ड बन पाएगी? नहीं
नहीं। देखो ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पे, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यस। बोलो। और जो हाइड्रोजन यस। बॉन्ड बनेंगे इस कारण यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होने वाला है, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होने वाला है, वो गॉच क्या होगा, गॉच फॉर्म, यानी ये ज्यादा स्टेबल होगा किससे, एंटी से, इन द केस ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। समझे बात को, इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं इसको। इथिलीन ग्लाइकोल में क्या हो रहा है, गॉच ज्यादा स्टेबल हो रहा है किससे, एंटी से। क्लियर है ये चीज, नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। ठीक है ना। तो जब भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ऐसा होगा, अदरवाइज हमेशा एंटी ज्यादा स्टेबल होने वाला है किससे, गॉच से। गॉड ठीक है, गॉच कितने पे थे, 560 डिग्री पे थे, और ये 60 कितना था, 180 डिग्री। 180 180। तो इथेन को सीखने का बस यही मकसद था अपन को, कि अपन गॉच और एंटी में डिफरेंस कर पाए। जो फॉर्म कहाँ नहीं बन रहे थे, इथेन और प्रोपेन में नहीं बन रहे थे। ठीक है ना, कि वहां पे ग्रुप तो चेंजेस थे नहीं ज्यादा, सारे सब्स्टिट्यूशन तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन का था, इसीलिए हम C2 C3 के बीच में रोटेशन लिए हैं। अगर C1 C2 के बीच में करते तो बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं मिल पाते। समझ पा रहे हो, जितने ग्रुप डिफरेंट होंगे उतने ज्यादा फॉर्म मिलेंगे। ठीक है, तो जब भी ऐसा केस होगा, मैं क्वेश्चन देता हूं, जब भी ऐसा केस होगा आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने हैं। जैसे OH CH2 CH2 फ्लोरीन है, इस केस में आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको स्टेबिलिटी बतानी। इन केस ऑफ OH इथिलीन ग्लाइकोल नहीं है, ये फ्लोरीन दे दिया एक साइड CHO दे दिया। इन सब में आपको बताने हैं कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, गॉच या एंटी, बस इतना सा बताना है। ठीक है, सारे के गॉच एंटी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, सबके तो सेम ही बनेंगे, बस ग्रुप बदलते जाएंगे। बोलो। यस सर। इन सब में क्या होने वाला है, कौन सा फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगा, गॉड गॉश। इन सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, और इन सब यस। के हाँ गॉच ज्यादा स्टेबल है एंटी से। एंटी क्लियर है? यस सर। ऐसा ही सिमिलरली मान चलो हमने ले लिया CHO, CHO CH2 CH2 CHO, इस केस में बताओ। बताओ 7th 8th में क्या होने वाला है, तो बोल नहीं रहे हो, यस नो कुछ तो बोलो। क्या स्टेबल होगा 7th में? हाइड्रोजन। क्या, अबे क्या स्टेबल होगा, गॉच एंटी, कुछ एक तो बताओ। गॉड इसमें एंटी ज्यादा स्टेबल होता है गॉच से। अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया गया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो हाइड्रोजन है ना, इस पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। ठीक है, तो अगर आप इसके 7th के गॉच फॉर्म बनाओगे
तो वहां पे क्या है, ये CO है और ये हाइड्रोजन है। सिमिलरली यहाँ पे CO है और हाइड्रोजन है, यही होगा। पार्शियल नेगेटिव तो है लेकिन पार्शियल पॉजिटिव है क्या? देखो ये पार्शियल नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, दूसरा भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है ना, तो इनके बीच में बॉन्ड नहीं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, यस नो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो यहाँ पे एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा ही 8th में 9th में बताओ, एंटी ज्यादा होगा। इसमें गॉस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है ना, यहाँ पे NH2 है, N से H जुड़ा हुआ है, N से H जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है ना। ये देखो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड है ये बॉन्ड क्या कहलाएगा, हाइड्रोजन, इसलिए गॉस ज्यादा स्टेबल होगा। सिमिलरली 9th में बताओ, सर गॉस ही होगा ना, बिकॉज 9th दोनों में भी गॉस ज्यादा स्टेबल हो जाएगा एंटी हाँ से। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताओ, अगर ये बेसिक मीडियम में अगर रहे CO माइनस, ठीक है ना, ये सक्सिनिक एसिड था, ये पता है कॉमन नेम इसका, ये जो है ना सक्सिनिक एसिड है, पता है ना सबको, सक्सिनिक एसिड इसको बोलते हैं, यस सर। ये सक्सिनिक एसिड है। तो सक्सिनिक एसिड जो है आपका एसिडिक मीडियम में है, अगर इसको बेस में डाल देंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन चला जाएगा। तो बेसिक मीडियम में कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये जो सक्सिनिक है बेसिक मीडियम में। क्या यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, नहीं, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, एंटी। एंटी ज्यादा स्टेबल होगा। बस क्लियर है, इतना एग्जांपल काफी है, यस सर। ठीक है यस ना। सर। तो बस स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछता है, ठीक है, कोई डाउट है इसमें, क्या कर रहे हो तुम लोग, ठीक है ना, तुम मीटिंग में रहते हो तो सीरियसली जवाब दो। ठीक है, तो 4th किसी को डाउट है इसमें, सबको पता है, ठीक है ना, सबको पता है क्या, यस सर। ये स्टैगर्ड कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है इक्लिप्स स्टेबल होता है ज्यादा than that स्टेबल of हो, eclipse. ठीक है ना, सबको पता है ये चीज, बोलो। यस सर। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन बता दो चलो, ये क्वेश्चन नंबर 2, रोटेशनल एंगल रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम स्टेबल कन्फॉर्मेशन फ्रॉम मिनिमम स्टेबल कन्फॉर्मेशन इन नॉर्मल ब्यूटेन, कितना एंगल रिक्वायरमेंट थी, 180 ना, 180। 180 पे क्या था, एंटी फॉर्म था ना, एंटी Anti हाँ, form, हाँ. तो 120 आएगा ना। क्लियर है सब, एंटी फॉर्म किस पे, ब्यूटेन के केस में कौन ज्यादा स्टेबल था, एंटी या गॉस, एंटी हाँ एंटी, एंटी कितने पे आता है, हाँ 180 पे. 180 पे, तो 120 क्यों होगा, ठीक है, सेकंड आंसर हो जाएगा। कोई किसी को डाउट है इसमें, ये सब आपके बुकलेट्स का ही क्वेश्चन लिया गया है। चलो थर्ड क्वेश्चन बता दो, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, जल्दी बताओ, कई बार बता चुका हूँ मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन, सबसे थर्ड ज्यादा वाला स्टेबल कौन था, स्टैगर्ड स्टैगर्ड, ठीक है, एंड तो इसमें इतना हाँ इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, आसान क्वेश्चन सब है, एज पर क्वेश्चन इज कंसर्न बहुत आसान क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। चलो इसमें 4th बताओ, व्हाट इज डाइहेड्रल एंगल, देखो 60. डाइहेड्रल एंगल पूछा है, 60. ठीक है, 60 में स्टैगर्ड मिल जाता है, 60 में ही स्टैगर्ड मिल जाता है, ठीक है ना। चलो
5 बता दो जल्दी से, क्वेश्चन 5। जल्दी बताओ भाई। ए वाला होगा ना, फ्री रोटेशन अबाउट सीसी सिंगल बॉन्ड। हाँ, ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ये सब आपके बुकलेट के क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। दिस इज लास्ट क्लास ऑफ आइसोमर। अगले क्लास में हम लोग जीओसी पढ़ेंगे। जल्दी बताओ, क्वेश्चन नंबर 6। Which conformer butane will have minimum energy? Staggered. एंटी स्टैगर। Second. एनर्जी जितना कम होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के होता है। स्टेबिलिटी हाँ। के, हाँ, ठीक है, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी एज कम होगी। कम होगी। ये हमेशा ही होता है। 7 का बताओ जल्दी। Which of the following are true statements? ट्रू स्टेटमेंट बताना है। एल्केन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन के बारे में बताया हो ना। मुझे बताओ फर्स्ट सही है क्या? हाँ, नंबर ऑफ कन्फर्मेशन हमेशा इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट होता है। रोटेशन इज हिंडर्ड ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन कॉल्ड टॉर्सनल स्ट्रेन। ये भी सही है। हाँ, सी बताओ। 50 किलो जूल, 50 किलो जूल किसी का नहीं था, नहीं था, फोर्थ वाला करेक्ट ठीक है होगा। ना। ब्यूटेन में हम लोग देखो, इथेन में हम लोग कितना देखे थे? 12, प्रोपेन में 14 और 14, ब्यूटेन में 19। तो कभी इतना नहीं 19, आया। हाँ, ठीक है, तो नहीं इसके बीच में आ आता। जाएगा, ये डी सही हो जाएगा। ए बी डी आंसर, फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ABD। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। सर ये क्वेश्चन हो चुका है। सर ये हो हो चुका है, चुका है, फर्स्ट हो चुका वाला। है। ये है। हो चुका है ना, तो 9 बताओ। नाइन का आंसर बताओ। इथिलीन ग्लाइकोल, ये वाला क्वेश्चन कराया हूँ ना आज ही। इसमें ज्यादा स्टेबल कौन फर्स्ट था? होगा ना सर? इसका आंसर फर्स्ट नहीं होगा, सी हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर तो यही होगा ना। हाँ, हाइड्रोजन सी वाले होगा। का। क्वेश्चन नंबर 10। सबसे कम स्टेबल कौन होता है? फुल्ली इक्लिप्स या इक्लिप्स या एंटी का? फुल्ली। चलो नेक्स्ट बताओ। डी होगा ना? इथेन में डी हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताओ जल्दी से। Which of the following has minimum steric strain? स्टेरिक स्ट्रेन मतलब वही वंडरवाल, ठीक है ना, वंडरवाल स्ट्रेन किसमें होगा? सेकंड में। उससे भी कम तो बेटा यहाँ होगा। यहाँ तो इथेन है, हाँ, हाँ। यहाँ तो CH3 फोर्थ आंसर। क्लियर है? हाँ। एंटी होता है हमेशा, तो मिनिमम स्टेरिक एंड्रेन में होगा। ठीक है ना, ब्यूटेन में इसमें कम होता है और इथेन में इसमें कम होता है, तो ओवरऑल किस में कम होगा? फोर्थ आंसर। फोर्थ में, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। इथिलीन ग्लाइकोल, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, इस बार स्ट्रक्चर बना हुआ है। इथिलीन ग्लाइकोल में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? थर्ड, हाँ। हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े ना ऐसा? हाँ। हाइड्रोजन, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड गॉज फॉर्म इज मोर स्टेबल देन एंटी। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 13 बता दो।
मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन कौन सा होगा? थर्ड होगा ना? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सब बहुत आसान है, ये सब तुम्हारे बुकलेट का ही क्वेश्चन है, कर लोगे ऐसा? यस सर। ऐसा ही फोर्थ बताओ। मोस्ट स्टेबल ब्यूटेन डायोल, मोस्ट स्टेबल कॉन्फॉर्मेशन बताने हैं। सर हम लोग का भी Stable का- लेक्चर है। हाँ हाँ। ठीक है, ये आखिरी क्वेश्चन, जल्दी बताओ इसका आंसर। 4 बजे से लेक्चर है। 4:15 से। 4:15 को। हाँ, तो ये क्वेश्चन बताओ, उसके बाद छोड़ देंगे। डायोल के केस में कौन ज्यादा स्टेबल होना चाहिए? गॉच वाला। गॉच। गॉच वाला। इसमें से कौन सा फॉर्म गॉच है? फर्स्ट वन। फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, ठीक है ना? हाँ बाकी बाकी सब क्वेश्चन ट्राई कर लेना, ठीक है ना? आपके बुकलेट के जितने क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो गए। सर हाँ बोलो। सर ये जो आपने अभी क्वेश्चन कराया ना उसका मॉड्यूल में आंसर थर्ड दी है। ये फोर्थ वाले का? हाँ ओके, तो और भी कुछ फैक्टर होगा, चेक कर लेते हैं। हाँ देखो, अपन ये CS3 को नहीं चेक किए ना, ठीक है ना? ये भी तो हाँ। गॉच फॉर्म है बेटा, ये भी फॉर्म देख लो जरा, ये भी तो गॉच फॉर्म ही है, हाँ बट इसमें CS3 अपोजिट है। हाँ एज पर ये भी गॉच फॉर्म है, ठीक है ना? तो हाँ। 3 देख लो, जल्दी जल्दी में गलती मत करो, तीनों गॉच फॉर्म है, ठीक है ना? लेकिन ये दोनों क्यों, अच्छा ये तो एंटी था, ठीक है ना? तो ये तो कंपटीशन में नहीं है, हाँ नहीं ठीक है। है? लेकिन यहाँ पे देखो CS3 में भी वंडरवाल रिपल्सन होगा, स्टेरिक CS3। रिपल्सन, हाँ यहाँ कम होगा, तो थर्ड आंसर सही बोल रहा, थर्ड आंसर हो जाएगा, ठीक है ना? यस सर। और बोलो, हो गए सारे बुकलेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए?